हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के रसायन विज्ञान में। पढ़ रहे हैं अध्याय 2। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो कमेंट प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिए। और हमारा टारगेट है 95+, यानी आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर दिलवाना। वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव एवं सेल विभव। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर चुके हैं। कोचिंग जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना पढ़ा देंगे कि आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो हमने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था विद्युत ऊर्जा को क्या करना है, विद्युत को बदलना है किसमें, रासायनिक में। विद्युत के लिए विद्युत अपघटनी। अब कह रहा क्या, रासायनिक। तो रासायनिक के लिए हमने बताया था गैल्वेनिक सेल। तो इसी तरह आप भी चार्ज रहिए और सेशन का आनंद लास्ट तक लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते किसे हैं। हमने क्या किया, एक हमने बीकर ले लिया। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया। हमने एक क्या किया, बीकर ले लिया। हमने एक बीकर ले लिया, उसमें हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया और उसमें हमने एक क्या की, हमने जिंक की राड डाल दी। बीकर लिया और उसमें क्या किया, हमने जिंक की राड को क्या किया, डाल दिया। बीकर लिया और उसमें क्या किया, हमने जिंक की राड डाल दी। और हमने क्या किया, जिसकी हमने क्या की, रॉड ली, उसी को क्या करें, उसी को हमने जिंक की क्या ली है, राड ली है। तो इसी को क्या करेंगे, हम उसी के सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। जिंक सल्फेट, जिसकी राड लेते हैं उसी के सल्फेट के विलयन में क्या किया, हमने डुबो दिया। उसी के सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया, डुबो दिया। तो क्या होता है, जिंक पर क्या होता है, धनावेशित होता है। जिंक हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है और विलयन हमारा क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो क्या करेगा, ये धनावेश क्या करेगा, धनावेश क्यों आया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया, जिंक सल्फेट के विलयन में चला गया। तो विलयन में जब गया तो कुछ क्या किया गया, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या किया होगा, कुछ कार्य किया होगा। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कुछ कार्य किया। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड में, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ कार्य किया होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया, कुछ कार्य किया। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये डिफिनीशन लिखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किए गए कार्य, कार्य को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, कार्य को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम E0 इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, E0 इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। E0 इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, E0 एनोड और एक होता है E0 कैथोड। तो हमारा एक हो जाएगा E0, एक हमारा क्या हो जाएगा, E0 एनोड। एक हो जाएगा हमारा E0 एनोड और हमारा एक हो जाएगा E0 कैथोड। हमारा एक हो जाएगा E0 कैथोड। जो हमारा एनोड होता है इसका वोल्ट क्या होता है, कम होता है। ये पहले आ रहा है तो इसका वोल्ट कम हो जाएगा
और हमारा कैथोड है, इसका बोल्ट क्या होता है, ई बाद में आता है, तो इसलिए क्या होता है, बोल्ट अधिक होता है। ई सी कैथोड सी ए का मतलब ए से कम हो जाएगा, और उसके बाद सी आ रहा है, सी से कैथोड हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, इसका बोल्ट अधिक होता है। अब यहाँ पर क्या किया गया, द्विआयन परतों के बीच, मतलब दो आयन धनावेश और ऋणावेश के कारण क्या किया गया, यहाँ पर कुछ कार्य किया गया है। तो द्विआयन परतों यानी धनावेश और ऋणावेश के कारण किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर या विभव कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं द्विआयन परतों के बीच द्विआयन परतों के बीच विभवांतर को, मतलब दोनों आयन के परतों के बीच क्या होगा, कुछ विभव में क्या होगा, अंतर होगा, कार्य क्या होगा, कुछ विभव में अंतर होगा, उसी को क्या कहेंगे, विभवांतर। बीच विभवांतर को द्विआयन परतों के बीच विभवांतर को क्या कहते हैं, विभवांतर को विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। द्विआयन परतों के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मतलब क्या किया हमने, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया। किसी भी तत्व का हमने क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानों को क्या करें, क्रम से या तो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में क्या किया जाता है, रखते हैं। एक क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, ये क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो लिख सकते हैं मानक, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को, इलेक्ट्रोड विभव के मानों को एक क्रम में, मानों को एक क्रम मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ, एक क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से हुआ, एक क्रम में व्यवस्थित करने से, व्यवस्थित करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी करने से, विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, प्राप्त होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, प्राप्त होती है। मान लेते हैं क्या, मान लीजिए कोई तत्व है ए बी सी डी ई एफ, तो मान लेते हैं, माना इनके इलेक्ट्रोड विभव क्या है, क्रमशः ऊपर क्या है, -1.2, फिर है दूसरा -0.98, या तीसरा है -0.15, और हमारा चौथा है 0 वोल्ट। ये सब क्या है, वोल्ट में ही है। और हमारा क्या है, ये हमारा 0. ये प्लस में है 41 वोल्ट, या इसका है प्लस 0.51 वोल्ट। तो ये सब क्या है, जो ऊपर होगा, जो हमारा ऊपर है, इससे क्या है, 0 से ऊपर, और एक हमारे क्या है, 0 से नीचे। 0 से ऊपर मतलब क्या होगा, अपचायक क्षमता अधिक होगी, मतलब क्या होगा, अधिक क्रियाशील। ऊपर वाला क्या होगा, अधिक क्रियाशील।
अधिक क्रियाशील। ऊपर वाला क्या होगा, अधिक क्रियाशील, तो इसकी अपचायक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, अपचायक क्षमता अधिक, अपचायक क्षमता क्या होगी, अधिक। ऊपर वाले की क्या है, 0 से ऊपर की तरफ क्या होंगे, अपचायक क्षमता अधिक होगा और अधिक क्रियाशील होगा। और नीचे वाले की क्या होगी, ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। नीचे वाली की हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण क्षमता अधिक, ऑक्सीकरण क्षमता अधिक। नीचे वाली की क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण क्षमता अधिक हो जाएगी। तो नीचे वाले की क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण क्षमता अधिक, करण क्षमता अधिक। नीचे वाले की ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और क्या होगा, यह कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील, क्या होगी, क्षमता अधिक हो जाएगी, ये क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। तो नीचे वाला क्या होगा, कम क्रियाशील, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है हमारा E0 जिंक, यदि क्या होगा, E0 जिंक, E0 जिंक लिखा है, और इसका जो हमारा क्या अपचायक क्षमता क्या है हमारा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, -0.76 वोल्ट जिंक का है। और कॉपर का E0Cu यानी कॉपर, ये हमारा क्या है, जिंक। तो कॉपर का +3 + 0.34 वोल्ट है, 34 वोल्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा, CuSO4। क्या होगा हमारा, जिंक क्या है, जिंक की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। जिसका कम वोल्ट होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, जिसका वोल्ट कम है तो क्या होगा, यह अधिक क्रियाशील होगा। और क्या करेगा, जिंक को क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, जुदा कर देगा। कॉपर को क्या कर देगा, जुदा करके जिंक सल्फेट बना लेगा। और क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसलिए क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर के बर्तन में क्या करते हैं हम, जिंक को नहीं रख सकते हैं। क्या करेगा, यह जिंक क्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पर क्या किया है, जिंक कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित करता है। जो कम क्रियाशील धातु होती है, अधिक क्रिया, जो जिसका क्या होता है, वोल्ट कम होता है, वह अधिक वोल्ट वाले को क्या कर देती है, उसके सल्फेट के विलयन में क्या करती है, उसको अलग कर देती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब नोट में लिखेंगे, नोट में अधिक क्रियाशील धातुएं, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, कम वोल्ट होता है उनका, कम वोल्ट होता है, कम वोल्ट। अधिक क्रियाशील धातु की वोल्टेज क्या होती है, कम होती है। और जो कम क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील धातुओं कम क्रियाशील धातुओं यानी अधिक वोल्ट, जिसका अधिक वोल्ट होगा वह क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। को उनके यौगिक के, को अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से, उसके को उनके यौगिक को उनके
को उनके यौगिक या लवण के विलयन से उनके यौगिक या लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर वही तो देख रहे हैं, क्या कर रहा है, एक कम अधिक क्रियाशील है, इसका बोल्ट कम है तो अधिक क्रियाशील है। क्या किया, उसके लवण के विलयन से क्या किया, उसको सल्फेट के विलयन से क्या किया, कॉपर को अलग कर देते हैं। जैसे हमारा क्या, ये कोई बर्तन है, ये हमारा क्या है, कोई बर्तन है। हमारा ए का बोल्ट है प्लस 0.80 वोल्ट और हमारा बी का बोल्ट है कितना, माइनस 0.46 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो अधिक वोल्ट वाला है वह क्या करेगा, कम वोल्ट वाले को क्या करेगा, कम वोल्ट वाला क्या करेगा, अधिक वोल्ट वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, क्या ए धातु बी को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है। बी धातु को क्या करेगा, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर पाएगा। जो ए है बी को विस्थापित कर पाएगा, नहीं, क्योंकि क्या है, हमारा ए क्या है, कम क्रियाशील है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या ए धातु बी को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है। ये क्या है, कम क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु है। ये क्या है, कम क्रियाशील धातु है, इसलिए क्या कर सकता है, विस्थापित नहीं कर सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है, क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को रखा जा सकता है। क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को रखा जा सकता है। तो हम जानते हैं जो हमारा जिंक है, जिंक का जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वह होता है -0.76 वोल्ट, और जो हमारा कॉपर का है E0, कॉपर का हमारा होता है +0.34 वोल्ट। तो इसमें क्रियाशीलता किसकी अधिक है, तो इसका हल देखते हैं। तो हल हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को भर दिया। कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले रंग का होता है ना। तो हमारी क्या है, ये हमारी जिंक की बर्तन है, बर्तन हमारी क्या है, जिंक की है, और इसमें हम भरे क्या है, CuSO4। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को रख रहे हैं। तो क्या करेगा, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। जब क्या है, कह रहा है क्या, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा, इसलिए नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या है, जिंक को कहाँ, Cu या कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे। तो हमारा क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए क्या करेगा, ये जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि
क्या है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, क्योंकि नहीं, जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है, कॉपर से अधिक है, क्योंकि क्या है, जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा तो कह रहे हैं क्या हम कॉपर के विलयन में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं। हाँ, कॉपर के विलयन में, कॉपर के बर्तन में हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट को रखते हैं, लेकिन जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आ गया बहुत शानदार, कह रहा है ABC कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः इतने 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 हैं, तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, किसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक है। तो हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा क्या है, सी है। तो हमारा कह रहा है किसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक है। तो अपचायक क्षमता किसकी अधिक होगी, जिसका वोल्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम वोल्ट किसका है, सबसे कम वोल्ट, अपचायक क्षमता सबसे अधिक। तो हमारा क्या है, बी का वोल्ट सबसे कम है, कितना, -0.74। जिसकी अपचायक क्षमता अधिक होगी वह क्या होगा, क्रियाशीलता भी उसकी अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता और सबसे अधिक अपचायक क्षमता, तो क्या होगा, -0.74 क्या है, ए वोल्ट। कर क्या ए को बी, क्या ए बी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, क्या ए जो है बी को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, नहीं, क्योंकि क्या है, ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता क्या है, कम है, लेकिन बी की क्षमता क्या अधिक है। तो लिख सकते हैं उत्तर में दूसरे का नहीं, लिख सकते हैं नहीं, ए बी को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, ए बी को उसके विलयन से, उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, विलयन से विस्थापित, ए उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ए बी को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु है, क्योंकि सकता, क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु है, क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु है, क्योंकि ये कम क्रियाशील क्या है, धातु है, क्योंकि ये क्या है, कम क्रियाशील धातु है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, हमारा अगला टॉपिक है मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव होता क्या है, तो आइए जानते हैं मानक सेल विभव होता क्या है। मानक सेल विभव होता क्या है, कर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का किया गया कार्य सेल में क्या है, मानक सेल विभव। हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, लेकिन अब मानक सेल विभव पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं, इसे E0 सेल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल के इलेक्ट्रॉन का, ताप पर किसी सेल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य
इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, किया गया कार्य मानक शेल विभव कहलाता है। कार्य मानक किया गया कार्य क्या कहलाता है, मानक शेल विभव कहलाता है। कार्य मानक शेल विभव कहलाता है, मानक शेल विभव कहलाता है। या हम लिख सकते हैं मानक शेल विभव बराबर मानक शेल विभव, यानी ई नॉट शेल बराबर ई नॉट शेल बराबर हमारा हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो हमारा कैथोड होगा इसका वोल्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, वोल्ट ज़्यादा, और एनोड का क्या होता है, वोल्ट कम होता है। एनोड का क्या होता है, वोल्ट कम होता है। तो मानक शेल विभव ई नॉट शेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही शानदार सा। कर मानक शेल विभव, मानक शेल विभव, मानक शेल विभव ई नॉट शेल, ई नॉट शेल बराबर ई नॉट शेल का मान, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ई नॉट शेल का मान क्या होगा। मानक शेल विभव ई नॉट शेल का मान क्या होगा यदि क्या हो, ई नॉट जिंक, ई नॉट जिंक बराबर दिया कितना, माइनस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट कापर बराबर दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। यह एक नंबर में क्या किया था, पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो एक नंबर में पूछा गया था, तो इसका हल क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तब यहाँ से हम ई नॉट शेल का मान निकाल सकते हैं। ई नॉट शेल बराबर हो जाएगा क्या, हमारा ई नॉट कैथोड माइनस हमारा हो जाएगा ई नॉट एनोड। तो हमारा ई नॉट कैथोड का मान कितना है, 0.34, ये प्लस वाला है, और ये माइनस क्या जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1.10 क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि क्या, ई नॉट शेल का मान। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, एक और शानदार क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ई नॉट शेल का मान पूछ रहा है। ई नॉट शेल का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और हमारा ई नॉट एनोड का मान दिया कितना, माइनस 0.71 वोल्ट। ये हमारा क्या है, कैथोड है, और हमारा ई नॉट बी। कैसे एनोड कैथोड की पहचान करेंगे, ये हमारा ई नॉट बी का मान दे दिया कितना, माइनस 0.96 वोल्ट।
तो हमारा क्या होगा, ए एनोड हो जाएगा, ए नोड। जिसका वोल्ट कम होगा एनोड, जिसका वोल्ट अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड। तो इसका वोल्ट कम है क्योंकि क्या, माइनस में अधिक वाले को क्या कहते हैं, कम जानते हैं हम। हल इसका उत्तर आइए देखते हैं। तो हमारा ई नॉट सेल का मान निकालेंगे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हमारा ई नॉट कैथोड का मान कितना है, माइनस 0.71 प्लस माइनस 0.96। तो यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस 0.71, बीच में 71 माइनस, और क्या करेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 0.96। 96 में क्या होगा, 71 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, आ जाएगा 0.25, तो प्लस में आएगा वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल का मान हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सेल विभव। हम सेल विभव को क्या कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। तो सेल विभव को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसी को कहते हैं क्या, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। सेल विभव को हम क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं हम, ई सेल से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ई सेल से हम क्या कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ई सेल बराबर होता है, ई सेल, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल। किसी सेल का क्या हमें विद्युत वाहक बल निकालना हो, यदि क्या हो, उसका मानक इलेक्ट्रोड मानक सेल विभव दिया हो, तो और क्या किसी सेल के सापेक्ष निकालना है, तो क्या करें हम, इससे निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करके हम निकाल लेंगे। तो अब जानते हैं निर्नष्ट समीकरण के बारे में। तो हमारा निर्नष्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, सेल विभव निकालेंगे। निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, नष्ट समीकरण कहता है कि किसी सेल के ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ का ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ यानी सेल विभव, किसी सेल का ईएमएफ या सेल विभव, मानक सेल विभव, किसी सेल का ईएमएफ मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, किसी सेल का ईएमएफ यानी किसी सेल का सेल विभव, मानक सेल विभव यानी ई नॉट सेल, मानक सेल विभव यानी ई नॉट सेल के बीच सटीक संबंध के लिए, 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 सटीक संबंध के लिए क्या किया, संबंध के लिए निर्नष्ट ने क्या किया, एक समीकरण दिया। निर्नष्ट समीकरण का, निर्नष्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है।
समीकरण का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कह रहा क्या, किसी सेल का ईएमएफ यानी सेल विभव मानक सेल विभव के बीच सटीक संबंध के लिए निर्दिष्ट समीकरण का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसी सेल का हमें क्या करना, सेल विभव, किसी सेल का ईएमएफ और मानक सेल विभव के बीच, किसी सेल का ईएमएफ और मानक सेल विभव के बीच क्या है, सटीक संबंध को निर्दिष्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी x का मान हम निकालेंगे, तो x का मान होगा क्या, तो आइए जानते हैं निर्दिष्ट समीकरण होता क्या है। निर्दिष्ट समीकरण, इसको आपको याद रखना है। इसी समीकरण का यूज करके हम बहुत सारे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। हम जानते हैं कि ई सेल बराबर होता है क्या, ई सेल, ई सेल बराबर होता है हमारा ई नाट सेल, ई नाट सेल, ई नाट सेल, तो ई नाट सेल माइनस होता है क्या 0.0591 अपान होता है क्या n इंटू लॉग होता है एनोड, एनोड बटे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कैथोड, एनोड बटे हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा कैथोड, एनोड बटे कैथोड। ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या सांद्रता है, एनोड और कैथोड की क्या है, यह सांद्रता को व्यक्त करता है। और हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह हमारा क्या है, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और हमारा ई नाट सेल क्या है, मानक सेल विभव है, ये हमारा क्या है, मानक सेल विभव, मानक मानक सेल विभव है, ये हमारा क्या है, मानक सेल विभव। और हमारा ई सेल यह क्या है, हमारा सेल विभव, ये हमारा क्या है, सेल विभव। इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ, इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और निर्दिष्ट समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए बहुत ही शानदार होमवर्क है। कह रहा क्या कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट के विलयन को रखा जा सकता है, हाँ तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं रखा जा सकता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और क्वेश्चन है, यदि एनोड व कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मापन के मान क्रमशः इतना इतना हो तो मानक सेल विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इसका भी आंसर कहाँ चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोनों के आंसर हमें क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मानक सेल विभव यानी हमारा क्या, ई नाट सेल, ई नाट सेल ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा, मानक सेल विभव। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपने सेशन को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेशन को जानदार तरीके से शेयर करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।